गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अपने परिवार सहित सकुशल होंगे। तो आज बेटा हम 11वीं कक्षा की कविता गज़ल पढ़ेंगे। तो गज़ल के कवि दुष्यंत कुमार जी के बारे में आपने कल पढ़ा था, ठीक है। तो गज़ल क्यों? क्योंकि गज़ल को कोई भी एक शीर्षक नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपनी शेर शायरी को गज़ल नाम दिया। ठीक है, शुरू करते हैं। कहाँ तो तय था, तय तय मीन्स निश्चित, चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। देखो शेर में क्या होता है कि जो हमारे आखिरी शब्द होते हैं लिए लिए, इनकी तुकबंदी होती है, ये दोनों सेम होते हैं। मयसर मीन्स होता है हमारा उपलब्ध होना। अब पहली पंक्ति देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यानी कि कवि राजनेताओं पर कटाक्ष करता है। ये उस समय की बात है बेटा जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो हमारे राजनेताओं ने अपनी प्रजा से, जनता से बड़े बड़े वादे किए थे कि अपना देश आज़ाद होने पर जब उनकी सत्ता आएगी तो वो अपने देशवासियों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे। तय मीन्स निश्चित, भी उन्होंने क्या निश्चित किया था? चिरागा, चिराग होता है बेटा अर्थ इसका दीपक, दिया, और दिए से क्या हमें उजाला मिलता है, और उजाला और प्रकाश हमारी सुख सुविधाओं का प्रतीक है। तो यहाँ कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। प्रतीकात्मक शब्दों का क्या होता है कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से कोई बात नहीं कह पाते हैं, यानी कि डायरेक्ट वे में कोई बात नहीं कहते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से, व्यंग्यात्मक या किसी के थ्रू कहते हैं, तो वो होते हैं प्रतीकात्मक शब्द। तो चिरागा यहाँ सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग किया गया है। हर एक घर के लिए, यानी कि हर घर के लिए, यानी कि राजनेताओं ने क्या वादा किया था जनता से कि वे प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, यानी कि सभी को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेकिन आगे देखिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। मयसर उर्दू भाषा का शब्द है और यहाँ पर होता है उपलब्ध होना। अब पहली पंक्ति में आपका चिरागा शब्द बहुवचन में प्रयोग हुआ है और दूसरी पंक्ति में आपका चिराग शब्द एक वचन में, यानी कि यहाँ बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हो गया सुख सुविधाएं और यहाँ केवल है एक सुख सुविधा। अब कहते हैं कि शहर, शहर बेशक शहर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन शहर एक है, ठीक है बेटा। तो ये कहते हैं कि जब शहर में ही कोई सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो हर घर को सुख सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। तो इससे क्या पता चलता है कि राजनेता केवल कोरे वादे करते हैं और सत्ता में आने के पश्चात अपने वादों से मुकर जाते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। अब बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं बेटा। यहाँ आप देखिए, दरख्तों, दरख्तों का हमारा क्या अर्थ है? पेड़। अब यहाँ पेड़ किन लोगों का प्रतीक है? राजनेताओं का, ठीक है। अब इस पंक्ति के अंदर हमारा विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास यानी कि जो एक दूसरे के विपरीत होता है। अब आप देखिए कि हमें पेड़ों के पास जाने से हमें छाया मिलती है, लेकिन यहाँ साए मीज पर जो उसके नीचे उसकी परछाई। पेड़ के नीचे जाने से, पेड़ के पास जाने से, उसके नीचे जाने से क्या लग रही है? धूप लग रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजनेताओं की शरण में सुख की अपेक्षा क्या प्राप्त हो रहे हैं? दुख संकट। तो चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो यही कहते हैं कि जहाँ के राजनेता अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते, जहाँ रक्षक ही भक्षक का काम करते हैं, वहाँ से चले जाना चाहिए। और कुछ समय के लिए नहीं, हमें उम्र भर के लिए चला जाना चाहिए, ठीक है बेटा। ये हमारी आज की व्यवस्था पर भी पूरी तरह से लागू होता है। यहाँ मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियाँ और याद आ रही हैं बेटा। उन्होंने भी कहा था, चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए, यहाँ की नदियाँ प्यासी हैं, यहाँ घनघोर उदासी है, यहाँ के दिन भी जले जले, यहाँ की भोर भी बासी है। तो वो बिल्कुल इनसे मिलती जुलती हैं कि उन भाव दोनों के एक जैसे, शब्द अलग हैं लेकिन भाव देखो। यहाँ भी उन्होंने कहा है कि जिन दरख्तों के नीचे धूप लगती है उन दरख्तों से दूर चले जाना चाहिए,
अर्थात जिन व्यक्तियों के संपर्क में, जिन राजनेताओं के संपर्क में जब जहाँ राजा ही प्रजा को सताने वाला हो वहाँ से चले जाना चाहिए, और उम्र भर के लिए। अब तीसरा देखिए आप, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिब में होता है उचित। अब यहाँ कवि ने प्रजा पर कटाक्ष किया है, ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है कि जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। कैसे होते हैं ऐसे व्यक्ति? ये संतोषी स्वभाव के होते हैं कि जैसी भी परिस्थितियां हैं बस चुपचाप उनको सहन कर लिया। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अगर इनके पास पहनने के लिए कमीज़ नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो ये अपने शरीर को किससे? पाँव से, यानी कि पैरों को सिकोड़ कर ढक लेते हैं। अब यहाँ भाव क्या है कवि के कहने का, कि अपने अधिकारों के लिए यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, और राजनेताओं को ऐसे ही लोग चाहिए। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। सफ़र मीन्स उनकी सत्ता के लिए, ठीक है, कि राजनेताओं को ऐसे ही लोग चाहिए, तभी उनकी सत्ता चल सकती है। क्योंकि अगर लोग अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो राजा लोग और नेता लोग अपना लाभ नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। अब आपने देखा भी है कि सरकार की तरफ से हमारी बहुत सारी सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन क्या वो आम जनता को उन सुविधाओं का लाभ मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो जनता भी आवाज़ नहीं उठाती है, वो भी यही संतोष कर लेती है कि भी अब हम किस किस से लड़ेंगे, किस से कहेंगे। तो ये गज़ल में बेटा पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। तो आज हम ये 3 ही शेयर करेंगे, और आपने अपनी नोटबुक में बेटा तीनों के भाव सौंदर्य लिखने हैं, और ध्यान से सुनोगे और लिखोगे बहुत अच्छे से और सुंदर लिखाई में। अगर आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट करके या वैसे पर्सनली आप पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लेकिन पढ़ने में कोताही बिल्कुल भी न बरती जाए।